नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। आज बहुत बड़ी बड़ी खबरों का दिन है। मैं आपको बता दूं, वैसे तो शनिवार है, वीकेंड शुरू हो गया, लेकिन वीकेंड पर बड़ी खबरों की भरमार है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आज सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के मौके पर जो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सारे जज, चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। वहां राहुल गांधी का ये संविधान दिखाओ संविधान बचाओ वाला जो नारा है, ये जो उनका तरीका है, इस पर आज वहां क्या बातें कही गई। राहुल गांधी चुनाव की रैलियों से लेकर के अब पार्लियामेंट के अंदर तक संविधान की कॉपी दिखाते हैं। शपथ लेते हैं जब सांसद की, तब भी संविधान की कॉपी दिखाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी किसी ने संविधान की कॉपी दिखाई, लेकिन यह कहा कि संविधान का मजाक ना बनाया जाए। संविधान का मजाक कौन बना रहा है? क्या संविधान खतरे में है? क्या आरक्षण खतरे में है? आज सुप्रीम कोर्ट के इस कार्यक्रम के अंदर क्या बात हुई, प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर क्या बोला, यह मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आज बड़ी खबर यह भी है कि आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक केरल के पलक्कड़ में शुरू हो चुकी है। इस बैठक के बहुत बड़े बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि संघ और बीजेपी के बीच बढ़ी दूरियों को खत्म करने के लिए इस बैठक के अंदर चर्चा हो सकती है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित नतीजा क्यों नहीं मिला? क्या इसमें संघ की दूरी भी एक वजह थी? इस पर भी बात हो सकती है। संघ के जितने और संगठन हैं, उन सब का सोसाइटी के अंदर क्या रोल होना चाहिए, खास तौर पर जब जाति की राजनीति विपक्ष खूब बढ़ चढ़कर कर रहा है, इस पर भी बात हो सकती है। बांग्लादेश की बात भी उठ सकती है, सारे मुद्दों पर। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, तो उसकी भी आज चर्चा होगी। 3 दिन की यह बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। और इसके अलावा आपको हम बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 में भी अपनी जीत का दावा कहां ठोका, और वो भी अभी 2-2.5 महीना तो चुनाव का नतीजा आया हुआ है, अभी से प्रधानमंत्री 2029 की बात क्यों करने लगे हैं? इसकी बात भी आज कहानी कुर्सी के में करेंगे। मैं भानु साहब को मिलवा देता हूं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं प्रोग्राम में। स्वागत विजय जी आपका। समीर शगांवकर साहब आ चुके हैं। मुझे दूर से अवधेश कुमार जी दिखाई दे रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं, वो भी मंच पर उन्होंने वहीं से हाथ जोड़ लिया, आप लोगों को नमस्कार कर दिया। आइए अवधेश जी, आइए। तो अवधेश जी भी आ चुके हैं अब, और शुरुआत करते हैं। अवधेश जी, आज सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे हुए, उस कार्यक्रम के अंदर राहुल गांधी के संविधान दिखाओ संविधान बचाओ, कॉपी दिखाओ और संविधान बचाओ कार्यक्रम पर बोला गया कि संविधान का माहौल उड़ाने की कोशिश ना की जाए। ये बात किसने कही? ये बात कही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने। जब वो बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री सामने बैठे थे, चीफ जस्टिस बैठे हुए थे डीवाई चंद्रचूड़। क्या कहा उन्होंने? और उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह कहा कि देश के लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के सबसे बुरे दौर में, जो इमरजेंसी था, उस दौर में भी संविधान की रक्षा करने वाले लोग खड़े हुए थे। संविधान को कोई छू भी नहीं सकता है, वो बात जो वो लगातार कह रहे हैं। तो आपको पहले सुना रहा हूं मैं, कहां पर संविधान का मजाक ना उड़ाने की नसीहत दी गई, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। दोनों बातें आप सुनिए। हमारे संविधान का माहौल ना उड़े, इसको मजाक ना बनाया जाए। देश का संविधान, आरक्षण या लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी बखूबी जानते हैं, देश को यदि सही मायने में खतरा है तो इन बेबुनियाद बयानबाजी से जो सीधी सादी भोली भाली अनभिज्ञ जनता को बरगलाने का प्रयास करती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सेफ, रिजर्वेशन इज सेफ एट द हैंड्स ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की। और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है।
तो एक कहानी कुर्सी की में जरा इस सवाल का जवाब ढूंढे, जो बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कही मोदी जी के सामने और चीफ जस्टिस के सामने, लोकतंत्र का माहौल कौन उड़ा रहा है, कौन मजाक उड़ा रहा है संविधान की कॉपी का? देखिए, पहले तो हमारे देश की जो उच्चतम न्यायालय है, दुनिया में उसकी गरिमा है। 75 साल में उसने स्वयं को साबित किया है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे बनाना रिपब्लिक और शेष नहीं है, क्योंकि इसी से निकला हुआ पाकिस्तान भी है। और आपको आश्चर्य होगा, जो सीआरपीसी हमारे यहाँ थी वही पाकिस्तान में भी रह गया, वही धाराएं रही है, उसी प्रकार से पार्लियामेंट के भी वही सारे नियम रहे हैं, उसी तरह से जो केवल पार्लियामेंट में थोड़ा सा बदला, और वही नियम वहाँ के भी सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं। तो पहले तो मैं अपने देश को आपके इंडिया टीवी के माध्यम से ये बताऊंगा कि 75 साल में हमारे उच्चतम न्यायालय ने जो संविधान ने उसको दायित्व दिया था, कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट एक अभिभावक है, उस अभिभावक की भूमिका में अभी तक खरा उतरा है। कुछ हल्के फुल्के उतार चढ़ाव आए हैं और आरंभ में बहुत कम लोगों को शायद ध्यान में होगा जो पढ़ते होंगे। सबसे पहला टकराव सुप्रीम कोर्ट का नेहरू जी से हुआ था और नेहरू जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को चुरा लिया है। अच्छा, हाँ, बुरी लड़ाई हुई सुप्रीम कोर्ट से, चाहे लैंड रिफॉर्म को लेके बाकी चीजों पर जबरदस्त लड़ाई हुई। और आज तो आप कम सुनते हैं क्योंकि नेहरू जी भी थे, भाई वो भी पढ़े लिखे थे, उनको भी लगता था कि ये सुप्रीम कोर्ट से देश चलेगा कि हमारे से देश चलेगा। तो जो आज कभी कभी दिखाई देता है कि सत्ता, मतलब राजनीतिक सत्ता और संवैधानिक सत्ता में कभी कभी जो पहले दिन से है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे उस समय निर्णय किए थे। तो आप चूंकि दूसरी खबर पर आ गए, मैं वहीं जाऊंगा। तो ये लंबी लड़ाई चली, फिर उसमें कई चीजें आई हैं, कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ चेंजिंग भी आई है, लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का एक दौर रहा है हमारे यहाँ जी। ये बात सही है कि इंदिरा गांधी ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 1975 में, जब उन्होंने क्या किया था उस समय, कि जो उस समय के चीफ जस्टिस होने वाले थे उनको हटा के एन रे को बना दिया था, जो डिजर्व नहीं करते थे। और वो फिर पार्लियामेंट से सीनियरिटी को सुपरसीड वही ना, सीनियरिटी को, वही सीनियरिटी उनका मौका नहीं था बनने का, उनको नहीं था, बना दिया गया था। उस समय वो डिजर्व नहीं करते थे कि उनको बनाया जाए, और आगे बनते नहीं बनते, उनके रिटायरमेंट का समय आया था तो ये भी कोई नहीं जानता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट के साथ पहली बार हुआ। और साथ ही साथ पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था कि प्राइम मिनिस्टर के निर्णय पर ये कि सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये उस समय पारित हुआ था और ये लेके बहुत लंबी बहस हुई थी। तो ऐसा रहा है, लेकिन फिर उससे भी सुप्रीम कोर्ट निकला है, अपने तरीके से समय समय निकला है। इसलिए हम लोगों को कभी भी, जो लोग इस देश में एक भय का मनोविज्ञान पैदा कर रहे हैं हिटलर और मुसोलिनी की तरह, वो भारत में न था न हो सकता है। जब भी कोशिश हुई भारत के लोगों ने, भारत ने उसका परित्याग किया है। ये अलग बात है कि राजनीतिक सत्ता उसके कारण स्थिर रही हो नहीं रही हो, लेकिन वो किया है, इसलिए इसका कोई खतरा नहीं। दूसरा जो है, हम किसी भी चीज को, चाहे वो मनुष्य की लिखी हुई कोई चीज है, उसको इतना मत बना दीजिए कि उसमें चेंज और उस पर बात करने का अवसर न रहे। ठीक, इस समय कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इस हालत में बना रहा है कि ऐसा एक मजहबी किताब होगा कि उसके बारे में बोलो मत कि उसमें कहा 126-27 आपने संशोधन किया हुआ है, आगे भी आवश्यकता होगी तो होनी चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर की कॉन्स्टिट्यूशन को कोई टच नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है और रिजर्वेशन खतरे, दोनों बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़े होकर बोल रहे हैं ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। देखिए, आरक्षण भी हमारे संविधान की तहत है, अंतिम फैसला उस पर भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, कोई अगर टच करेगा। संविधान में आप संशोधन करते हैं, उसकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट की अलग बात है, बाद में पार्लियामेंट चाहे तो उसको पलट दे, लेकिन उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। मैं मनन मिश्रा जी को कोई उनकी बातों को या उनकी विचारधारा का कोई उल्लेख नहीं करना वो दूसरी बात है, ना मुझे मालूम ना मेरा मतलब, लेकिन जो बात उन्होंने कही, भोली भाली जनता को बरगला करके संविधान का माहौल उड़ाया जा रहा है, उनके पीछे बताने की कोशिश कि लोकतंत्र खतरे में है और रिजर्वेशन आरक्षण खतरे में है, ये बहुत खतरनाक है, ये काम नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा राहुल गांधी के लिए कहा गया ना, मोटे तौर पर राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक का जो भी अभी नैरेटिव चला उसको लेकर कहा गया। लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट का 75 साल पूरे हो रहे हैं, ये देश के लिए बधाई की बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भूमिका अदा की, हिंदुस्तान के लोगों ने भी उसे अपना गार्जियन माना है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बात, उसकी इंटीग्रिटी पर शक और विश्वास है, तो वो भी तो मानना जरूरी है ना। दूसरी बात, संविधान हो या कोई भी चीज हो, वो किसी सुप्रीम कोर्ट की वजह से, सॉरी टू से, किसी प्रधानमंत्री की वजह से, किसी विपक्ष के नेता की वजह से या किसी की वजह से सुरक्षित नहीं है।
ये जनता, हिंदुस्तान की जनता जो है ना, उसकी वजह से सुरक्षित है। अभी चर्चा की 75 को याद कीजिए, इमरजेंसी तो का। थोड़ी सी बात कर लें जो भी बात आपने की। हाँ, मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ, इमरजेंसी का जिक्र कर दूं। सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही इमरजेंसी में, ये भी सबको याद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं ना। क्यों नहीं किए तो जा सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका 75 में रही, अगर जनता खड़ी नहीं होती, अगर हमारी पॉलिटिकल लीडर भी हमारी जनता ही है ना एक तरह से, वो लोग खड़े नहीं होते तो वहां से निकलना मुश्किल था। वो एक लंबी लड़ाई वहां पर इमरजेंसी में जनता ने लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट को जहां थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था उसको भी ठीक करने का काम किया। इंदिरा गांधी जी ने जो संविधान के खिलाफ छेड़छाड़ की, उसका हिसाब भी जनता ने किया, उनको ठीक कर दिया, वो सुप्रीम लीडर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि सब लोग, हमारे सबकी भूमिका ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम संकट में आते हैं, जब भी हमारा संविधान आज की तारीख में संकट में आता है या सवाल खड़े होते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं और वो अपनी भूमिका को तय करता है, वो कर रहा है। क्या अब एक जो बड़ा बदलाव हुआ है पिछले 50 साल में, 10 साल में नहीं, कि हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम तो मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फैसलों को बदलने में भी देर नहीं लगाते। ऐसे बहुत सारे फैसले हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, तो वो भी एक बात है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, इस डिबेट पर भी, लेकिन उन दोनों के बीच का बैलेंस भी हमारी जनता जो है वो रखती है। मनन मिश्रा जी ने जो कहा वो एक पॉलिटिकल बयान मैं समझता हूं, उनको मैं कोई बहुत संविधान का अधिकृत वो प्रवक्ता नहीं मानता। ठीक है, वो बार काउंसिल के नहीं, मैं तो आपकी बात को बढ़ाना चाहता हूं। जी, आपने कहा कि भाई किसी सुरक्षित किसी और की वजह से नहीं, जनता की वजह से। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। जनता संविधान की मालिक है, जनता के लिए बनाया गया था, जनता ओनर है उसकी। जनता अब कर दिया ना, अब चाहे गलत या सही, जनता को अगर लगा संविधान आरक्षण में खतरा आ रहा है, हिसाब कर दिया 2024 के इलेक्शन में। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो या देश की पार्लियामेंट हो, इनके पास भी तो अधिकार है ना। हाँ, ये एक किस्म के गार्जियन भी है, गार्जियन भी है। हाँ, लेकिन उसका सुप्रीम गार्जियन जो है ना जनता है। प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला कि भाई सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब तो कोई संविधान का कुछ उखाड़ नहीं पाया। आज मैं जो रेफरेंस ड्रॉ कर रहा हूं, आज कोई क्या कर लेगा, वो तो ठीक है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस नैरेटिव को हम ज्यादा मजबूत तरीके से रखें। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, इसको फेक नैरेटिव कहने की बजाय हम क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे कि ये नैरेटिव फेक है। सवाल ये है ओके, कि हम उस कन्विंसिंग तरीके से इस बात को नहीं कह पा रहे। और आरक्षण को देख लीजिए, आरक्षण पे हम बहुत बात करते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। आरक्षण तो बना ही खत्म होने के लिए है। क्या आपने पढ़ा है संविधान? क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़ाई हुई है, डिबेट? आज ये दौर है आरक्षण खत्म होने का, बात ये हो रही है। मैं बात ये कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो इस बात पर डिबेट हुई कि भाई जब तक जरूरी है तब तक आरक्षण रखा जाए। तो आज आरक्षण खत्म होने का समय नहीं है, लेकिन ये कहना कि आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता, ये कोई नहीं कह रहा। आज ये पॉलिटिकल प्रचार तो ये हुआ ना कि आज खत्म करने की साजिश हो रही है। हाँ, तो वो आज तो न तो समय है न किसी की हिम्मत है, समझे, हिम्मत भी नहीं है। यही थोड़ी बात इसको ठीक तरीके से समझ लीजिए कि किसी की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि हम पॉलिटिकली इस तरह के राष्ट्र में मैं आता हूं दूसरी बात जो आपने कही, इसका जवाब जहां से जाना चाहिए कन्विंसिंग तरीके से, हाँ, वो सत्ताधारी दल, वो सरकार है। क्या वो इसका जवाब दे पाई? मैं चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं, हम चुनाव के बाद 2.5-3 महीना हो गया। क्या इसका जवाब कन्विंसिंग तरीके से जनता को दिया गया कि आपको जो बताया गया था, आपको भ्रम में डालने के लिए बताया गया था, और शायद आप में से कुछ लोगों ने उसको सच मान लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान सुरक्षित है और आरक्षण खत्म करने का ये दौर है नहीं, ना किसी की सोच में। देखिए, 75 साल सुप्रीम कोर्ट को बने हो गए और 75 साल ही संविधान लागू होने को हो गए, तो बड़ा सुखद संयोग रहा है। 2 दिन की कार्यशाला चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात रखी है। देखिए, संविधान में अगर भारत की आप बात करोगे तो संसद सर्वोच्च है, जनता सांसदों को चुनती है और सांसद ही लॉ मेकर से। कानून बनाना उनका काम है और जो कानून बने उसकी रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। यह सुप्रीम कोर्ट के पास सर्वोच्च पावर जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह पावर नहीं है कि वह सरकार के खिलाफ जाके काम करे। सरकार अगर कोई कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐसा सरकार को लगता है कि ये जनहित के अंदर नहीं है, ऐसा महसूस होता है, तो मुझे लग रहा है कि न्यायपालिका को लोकसभा के अंदर सरकार उनके निर्णय को जनता के हित में, देश के हित में बदल सकती है। ये उनको पावर दिया हुआ है और सरकार को जब जरूरत लगता है सरकार इसका इस्तेमाल करती है, नंबर 1। दूसरा मेरा कहना है कि इस समय जिस तरीके से संविधान को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने जो नैरेटिव चलाया था लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बाद भी लगातार चला रहे हो कि अब विधानसभा चुनाव होने वाले हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन इसको लेकर चल रहा है, मुझे लग रहा है उस बात को जो मनन मिश्रा जो भी राज्यसभा सांसद बने भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने उस बात को रेखांकित करते हुए कहा है कि भाई इसको लेकर जिस तरीके से एक माहौल समाज के अंदर बनाया गया है, वह एक डरावना सपना लोगों को डाला गया है कि अगर संविधान
संविधान को बचाना है तो सरकार को रोकना होगा, इस तरह का जो नैरेटिव बनाया था और उसके अंदर जनता फंसी है। जो चुनाव परिणाम आता है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की कि इस नैरेटिव को तोड़ा जाए और जनता के अंदर इस तरह की जो बातें बिठाई जा रही है वो बताया जाए कि संविधान के अंदर सरकार सत्ता में आने के बाद, पूर्ण बहुमत के आने पर या 400 सीटें लेने के बाद किसी भी तरह का संविधान में संशोधन नहीं करने वाली है। लेकिन जिस तरीके से एक नैरेटिव चल गया, मुझे लग रहा है सरकार को ये लग रहा है कि जनता के बीच मैसेज चला गया है और विपक्ष को इस बात को लग रहा है कि हमारा नैरेटिव जो चल गया है, क्यों ना इस नैरेटिव को लंबे समय तक खेलते रहे। हम इसे विधानसभा में भी खेले, अभी सारे इलेक्शन में इस्तेमाल होगा। बिल्कुल वो शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के अंदर तो अभी कल ही बैठक हुई है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की बैठक हुई, उसमें यह हुआ है कि हर जिले स्तर पर एक संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जिसके अंदर बताया जाएगा कि अगर ये सरकार आती है तो किस तरीके से संविधान से फिर खिलवाड़ महाराष्ट्र के अंदर करेगी और ओबीसी को जो आरक्षण अगर मिलने की संभावना होगी तो यह सुनिश्चित करेंगे कि ओबीसी को आरक्षण ना मिले। तो ये एक तरीके से नैरेटिव जो उनको मिला था लोकसभा चुनाव में, उसका विपक्ष फायदा लेने की कोशिश करेगा। बात को आज की जो और बड़ी खबर है दूसरी, उससे जोड़ रहा हूं। संघ की समन्वय बैठक शुरू हुई है 3 दिन की केरल में, पलक्कड़ के अंदर। वहां जेपी नड्डा भी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी वहां पर गए हुए हैं। तो जाहिर है वहां पर संघ जब बात कर रहा है और नाम ही है समन्वय बैठक, तो जो उसका सबसे बड़ा आप कह लीजिए पॉलिटिकल जो आर्म है बीजेपी, उसके और संघ के पेरेंट बॉडी के बीच में समन्वय पर तो बात होगी होगी। वो तस्वीरें आपके सामने, 2 ही कुर्सी देखिए मंच पर लगती है यहाँ पर, वहां कोई गलतफहमी नहीं है कौन बड़ा है, कौन अभिभावक है और कौन जो है उनसे छोटे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। संघ प्रमुख बैठते हैं और सरकार बोले बस 2 कुर्सी लगी है, बाकी आप सुनिए। अब ज्ञान सामने बैठी, अब ज्ञान बटेगा। तो सर क्या ज्ञान बट रहा है वहां पे? यह समन्वय समझते कि 3 दिन की बैठक होने वाली है। अब पहले कहानी कुर्सी के दर्शकों को ये जरूर बता दें कि ये सिर्फ अकेली बैठक नहीं होती है संघ की। संघ की सबसे बड़ी बैठक जो होती है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जो बैठक होती है, जो मार्च में होती है हर साल। सारे बड़े निर्णय जो होते हैं उस पर मुहर प्रतिनिधि सभा की बैठक में लगते हैं। उसके पहले एक बैठक होती है अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की। यह हर साल दशहरे के बाद और दिवाली के पहले के टाइम में होती है। दशहरे के बाद होती है और दिवाली के पहले होती है। इसमें जो प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्ताव को मार्च में होने वाले प्रतिनिधि सभा की बैठक में लगाया जाता है। सबसे पहले जो, अगर आप समन्वय समिति की बैठक की आज जो बैठक शुरू हो रही है, अगर इसका मैं आपको इतिहास याद दिला दूं, सबसे पहले हेगड़ेवार जी के समय बैठक हुई थी 1930 के अंदर, वर्धा के सिंध में बैठक हुई थी। अब चूंकि तब समन्वय समिति तक का नाम नहीं था, क्योंकि तब अनुशासित संगठन बने नहीं थे, कोई राजनीतिक दल बना नहीं था। तो संघ के जो प्रचारक, पहली बार 1925 में संघ बना और संघ के प्रचारक जो पूरे हिंदुस्तान में जो भेजे गए थे, तो उनके बीच उस समय तो संचार माध्यम, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था। उस समय कैसे उनको क्या समस्या आ रही है, उनको क्या आर्थिक समस्या आ रही है, कैसे संघ को बढ़ाना है, तो ये पहली बैठक वर्धा में की गई थी और उसको नाम दिया गया था प्रचारक सहयोग बैठक, कि आप कैसे बैठक करोगे। उसके बाद 1940 में हेगड़ेवार की डेथ हो गई। उसके बाद गुरु गोलवलकर संघ के द्वितीय संचालक बने, वो 33 साल रहे। उस समय संघ के सभी अनुशासिक संगठन सब बड़े बने उसके समय। उसके बाद फिर संघ के समन्वय समिति की बैठक शुरू होने हुई। देखिए अब संघ की 3 दिन की बैठक है, तो नड्डा जी गए, लेकिन संघ के पास सिर्फ एक काम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कैसे हो, भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीते। संघ का सबसे बड़ा काम है कि संघ के जो अनुशासित संगठन है, संघ का अपना काम है उसका विस्तार कैसा हो, संघ कैसे आगे बढ़े, संघ की क्या समस्या है, सरकार के अंदर संघ को क्या संदेश देना है और देश के हित के अंदर, राष्ट्र के अंदर संघ को क्या निर्णय देना है, संघ उस पर चर्चा करता है। सिर्फ ये चर्चा करना कि भाई राष्ट्रीय नहीं, लेकिन देश की सत्ता में है नहीं, तो ये वो इससे संघ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की सत्ता में आके तो संघ को कितना, भारतीय जनता पार्टी को कितना टाइम हुआ। अभी 2014 से लोगों 2024 पकड़ लीजिए, अटल जी का 5 साल का पकड़ लीजिए, बाकी समय तो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी संघ का इतना विस्तार हुआ। और आज जिस केरल में संघ की बैठक हो रही है, वहां तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, पहली बार वहां त्रिशूल से गोपी लोकसभा चुनाव जीते हैं और मंत्री बने गए। तो संघ का यह कभी नहीं रहता कि सत्ता होगी तो हमारा विस्तार होगा। संघ का अपना काम है और संघ की सबसे ज्यादा शाखाएं तो केरल के अंदर लगती है, जहां कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है। संघ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अब चूंकि देखिए यहां अनुशासित संगठन 30 से ज्यादा लोग पहुंचे, भारतीय किसान संघ पहुंचा है, भारतीय मजदूर संघ पहुंचा है, वनवासी कल्याण पहुंचा है, अधिवक्ता परिषद के लोग पहुंचे, विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे। अब चूंकि किसानों का इतना बड़ा संघ हुआ, तो भारतीय किसान संघ की भूमिका क्या रही, कैसे किसानों का अगर आंदोलन आगे आने वाला है तो भारतीय किसान संघ कैसे सरकार और किसानों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकता है, कैसे किसानों
का जो अवरोध इतना लंबा समय चला है उसमें किसान संगठन क्या लगा सकता है, मजदूर संगठन क्या कर सकता है, संघ इसकी चिंता करेगा। संघ की सबसे बड़ी चिंता इस बैठक में जो होने वाली है, जाति के आधार पर जो देश को बांटने की कोशिश विपक्ष कर रहा है उस पर संघ चिंता करने वाला है। संघ की सबसे बड़ी चिंता ये, और संघ ने 2014 में जब आरोप सिर्फ बीजेपी पे नहीं लगे, संघ पे भी लगे। बिल्कुल लगे। तो 2014 में जब संघ की बैठक हुई थी नागपुर में प्रतिनिधि सभा की, तब संघ ने एक प्रस्ताव पास किया था, एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान। मतलब जाति में संघ का कोई स्थान नहीं है, लेकिन समाज एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान, एक शमशान गांव में, हर गांव में हर वो होना जातियों चाहिए। को मतलब जो छुआछूत है ना, एक्चुअली वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ वो कैंपेन है। तो अब संघ को यह चिंता है कि जिस गांवों में तरीके क्या से होता है ना, जाति के शमशान आधार भी पर अलग देश होता है, बढ़ रहा है, कुआं भी समाज अलग बढ़ रहा है, संघ को रोकने की जिम्मेदारी, दायित्व इसके ऊपर है। था कि वही जो है, एक शमशान, एक कुआं और एक मंदिर, और छुआछूत बंद हो, भेदभाव बंद हो। लेकिन अब संघ को लग रहा है कि शायद सिर्फ इससे बात नहीं बन रही है। संघ के लोग जाते हैं हरिजनों के घर में जाके खाना भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो काम नहीं कर रहा था ना, दिख रहा है वो तो, नहीं तो ये नहीं होता जो 24 में हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है उस लेवल पर। नहीं, देखिए, संघ का काम बीजेपी को जिताना नहीं है। संघ कोई जन संगठन नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए। संघ कोई जन संगठन नहीं है कि हर घर में संघ हो और करे। संघ भी जानती है संघ का काम उस समय मतदाता जागरूकता है, मतदाताओं के पास राष्ट्र के मुद्दे लेके जाना है, वो संघ अपना काम करती है। बीजेपी पॉलिटिक्स में है तो मंच पर तो बीजेपी मुद्दे बनाएगी। संघ का आज से नहीं है। संघ ने तो शंकराचार्य जी को लाकर दलितों के साथ जो है पहले भोजन शुरू कराया, बस्तियों में जाना, हर दीपावली को, होली को लोग बस्तियों में जाए, तो ये तो बहुत पहले कार्यक्रम शुरू हुआ। और बाला साहेब देवरस जी ने कहा कि भाई अगर अस्पृश्यता मतलब पाप नहीं है, अपराध नहीं, तो फिर कुछ भी पाप और अपराध नहीं है। तो संघ के अंदर आपको ये पता नहीं चलेगा। गांधी जी जब गए थे वर्धा में, उस समय तो डॉक्टर हेडगेवार जिंदा थे, तो उनको पता चला कि आरएसएस का लगा हुआ है, तो वो भी वर्धा में थे, तो घूमते हुए चले गए थे। उन्होंने देखा भी सब साथ बैठ के खा रहे हैं, साथ बोल रहे हैं, यहाँ तो कोई छुआछूत है ही नहीं, तो वो बनाए। लेकिन जब स्वयंसेवक उससे बाहर आते हैं तब समाज के परिवर्तन के लिए उस दृष्टि से कितना काम करते हैं महत्वपूर्ण रहा है। देखिए, समन्वय की बैठक को है प्रतिवर्ष होती है, चूंकि अब संघ और पूरा परिवार इतना बड़ा हो गया है कि सबको एक साथ मिलने की स्थिति नहीं बनती है हमेशा। तो कौन कौन क्या काम साल भर किए, उनके मुद्दे क्या है, क्या अनुभव आए, और उन सब के आधार पर थोड़ी भविष्य की चिंता करना, रूपरेखा बनाना, और आवश्यक हो तो उस पर प्रस्ताव पारित करना। आप लोग सब इसको डाउन प्ले करते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि बीजेपी को जिताना काम नहीं है संघ का, ये चिंता करना संघ का काम नहीं हमारी है। बीजेपी के कितने नंबर आए, मैं मतलब थोड़ा सा मानने में इसको विश्वास वो होता है। दिक्कत होती है इसलिए कि हमने राजनीति को सर्वोपरि मान लिया है। जो डॉक्टर हेडगेवार, सावरकर जी में और संघ में जो मूल मतभेद था वो क्या था? सावरकर जी कहते थे कि संघ को राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने हिंदू महासभा को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। संघ कहता था कि हमको राजनीति में नहीं आना है, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार राजनीति से निकल के संघ का गठन करने आए थे। वो बहुत दूरगामी सोच थी कि भारत टेक्निकली बीजेपी अनुषांगिक संगठन माना जाता है या नहीं संघ का? देखिए, अनुषांगिक संगठन की भाषा में वो अनुषांगिक संगठन नहीं है, ये आप हमेशा जान लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अन्य आनुषंगिक संगठनों के जैसे की तरह समन्वय की बैठक में जाती है, या कभी बुलाया जाएगा तो उसके बाद जाती है। समन्वय बैठक के अलावा बीजेपी के लोगों का वैसे किसी बैठक में जाना अपरिहार्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, इस पर एक बार विजय जी का भी कमेंट आ जाए, फिर मैं इसको अब जो हम अगले भाग में जो बात करेंगे वो भी इस सब से ही जुड़ी हुई है। पहले तो ये जो बैठक है, आप सबने कहा कि ये कोई ना गलतफहमी ना रहे कि सिर्फ बीजेपी के लिए बैठक हो रही है, या संघ और बीजेपी के बीच ठीक ठाक रहे, 32 संगठन शामिल हो रहे हैं, 32 संगठन। हाँ, लेकिन है तो बीजेपी, राष्ट्र की राजनीति तो डिस्कस होगी ना वहाँ पे। बिल्कुल ना। विजय जी, देखिए, 32 संगठन हो रहे हैं, ये भी ठीक बात है। सभी सहयोगी संगठनों के साथ समन्वय की बात हो। समन्वय क्या एक्चुअली कि क्या चल रहा है, क्या रिपोर्ट कार्ड के तरह से भी है कि भाई आपको क्या परेशानी है, क्या काम है, वो है। लेकिन सबसे बड़ा संगठन कौन है उसमें? अनुषांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक है क्या? अरे अभी आप नड्डा जी की बात नहीं मानते। नड्डा जी ने तो कहा वो संघ से भी बड़ा संगठन है, और आप इस पर भी सवाल कर रहे हैं कि संघ का बड़ा संगठन है कि नहीं है बीजेपी। जवाब मिल गया ना नड्डा जी को लेकर। तो फिर बीजेपी बड़ा संगठन है, और बीजेपी देश की राजनीतिक धुरी भी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले ही औपचारिक तौर पर ये बार बार कहता रहे कि वो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति हिंदुस्तान के सामाजिक आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र है। जाहिर है, यदि राम जन्मभूमि आंदोलन को कहें तो वो तो कब से चल रहा था? जब 1989 में पालमपुर में प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय जनता पार्टी उस भूमिका में आई, महत्वपूर्ण भूमिका में, तो उस आंदोलन को एक नया रूप मिला।
हालांकि संघ, विश्व हिंदू परिषद सब उसमें शामिल थे, लेकिन एक नए तरीके का उसमें हिस्सेदारी मिली। और आज जो राम जन्मभूमि का निर्माण है उसमें क्या आप भारतीय जनता पार्टी के योगदान को नकार सकते हैं? ठीक है। और पूरा का पूरा जो एजेंडा है संघ का, एजेंडा मतलब जो भी वो सोचते हैं, एजेंडा को थोड़ा सा नेगेटिव टर्म से हम लोग लेते हैं, लेकिन जो सोच है उसको एग्जीक्यूट करने का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल इसको ठीक है। और ये कहना कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी हारेगी, ये आरएसएस की चिंता नहीं है, ऐसा गलत है, मैं नहीं समझता। आरएसएस की चिंता है। आरएसएस की अगर चिंता नहीं होती तो 2012 में एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए इतनी लंबी चिंता करने की जरूरत नहीं थी संघ को। संघ किसने तय किया ये प्रधानमंत्री उम्मीदवार? मुझे बता दीजिए। हाँ, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया? नहीं किया ना। और आज भी जब ये सारी बात हो रही है जातिगत जनगणना की, आरक्षण की, तो ये चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? संघ समाज को बांटने की बात नहीं ना, ये तो राजनीति में क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है वो। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे भी जाइए। हेडगेवार साहब ने संघ को चालू किया कांग्रेस छोड़ के 1920 में, और वो एक सामाजिक संगठन के तौर पर काम किया। उसके बाद जो दूसरे सरसंघ चालक बने गुरु गोलवलकर, उन्होंने, मैं एक्चुअली समझिए कि संघ का पूरा विस्तार गुरु गोलवलकर का किया। ये जितने संगठन आपको दिख रहे हैं 30-32, उसमें से 33 साल रहे संघ प्रमुख, 73 तक। तो वो उन्होंने सारा संगठन किया। लेकिन एक छोटी सी लाइन बोल देता हूं, बस एक छोटी सी लाइन बोल देता हूं, वो राजनीति के खिलाफ थे कि भाई संघ को राजनीति में नहीं आना चाहिए या राजनीतिक संगठन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो 48 में हुआ उसके बाद बना, और जनसंघ को बनाया उन्होंने 51 में। लेकिन जो तीसरे सरसंघ चालक थे गोलवलकर, उन्होंने कहा बिना देवरस साहब, बाला साहब देवरस, उन्होंने कहा कि बिना राजनीति में सक्रिय हुए काम नहीं चलेगा। संगठन रहे ना रहे आरएसएस, लेकिन वो रहे। और वो आज का जो आरएसएस है वो बाला साहब देवरस का आरएसएस है।